नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में बजट सत्र को लेकर आपको बता दें कि कयास भी लगाए जा रहे थे कि ये बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के अभयसैंण में भी होगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी इन कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने बताया कि अब बजट सत्र देहरादून में ही होगा, लेकिन अभी दिन तय नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट सत्र को लेकर पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो तैयार हैं, जो कि कमियां जो भी होंगी उनको समय से पहले ही ठीक कर लिया जाएगा। आपको बताते चले कि बजट सत्र को लेकर तैयारियां जो हैं वो लगातार तेज हो गई हैं। रितु खंडूरी ने भी जानकारी दी है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि बजट सत्र को लेकर जानकारी भी दी गई है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपको बता दें कि बजट सत्र न कराए जाने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के अधिकांश विधायक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानमंडल भवन में बजट सत्र आहूत करने के पक्ष में नहीं दिखे। भराड़ीसैंण के कपा देने वाली जो ठंड है उसमें लगभग 40 विधायकों को वहां पर जाने के इरादों को भी ठंडा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को भी लेकर पत्र लिखकर अनुरोध किया गया कि इस बार का बजट सत्र देहरादून में कराया जाए, जबकि विधानसभा में ना ही ये संकल्प पारित हुआ है और साथ ही बजट सत्र भराड़ीसैंण में भी स्थित विधानमंडल भवन में ही होगा। उनसे उनसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, उनसे बात की जाएगी। हर वर्ष चारधाम यात्रा शुरू होगी और वो समय वही होता है और सरकार ने पिछली बार बहाना किया, अगर फरवरी और मार्च में भी हम नहीं कर सकते तो हमने उसको राजधानी घोषित क्यों किया। इसमें चाहे वो किसी ने भी दस्तखत किए हैं, मेरी जानकारी होता कभी कभी ऐसा होता है एक ही विधायक एक पत्र में दस्तखत करा लेता है, उसमें बाद में लिखा जाता है, हो सकता है उस तरीके की बात रही हो। लेकिन जिन भी जनप्रतिनिधियों ने गैरसैंण में सत्र बुलाने का विरोध किया है, निश्चित ही उन्होंने जो शहीद हैं उनकी भावनाओं का, आंदोलनकारियों की भावनाओं का को ठेस पहुंचाने का काम किया है, मैं ये कहना चाहता हूं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को लेकर असंवैधानिक और इस सीजन पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह निर्णय लोकतंत्र को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बताया भी जा रहा है कि कानून सत्तारूढ़ दल को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा रहा था। साथ ही ये भी कहा कि इससे वो बात भी साफ हो पाएगी कि जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदा है क्या वो कोई नकली कंपनी तो नहीं थी। कहा कि मैं इस निर्णय को सलाम करता हूं। ये डिसीजन जो है लोकतंत्र को बचाने की दिशा में और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण डिसीजन है। मैं इसको सलाम करता हूं और इससे जो चुनाव प्रक्रिया में धन शक्ति लीगल तरीके से हाईजैक कर दे रही थी पूरी प्रणाली को, पूरी चुनाव पद्धति को, अब कम से कम वो नहीं हो पाएगा। लोगों को ये रहेगा कि जितना देना है वो सब चीजें सामने आएंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किस किस ने दिया है, कि कौन कौन लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ ऐसी सेल कंपनियां, नकली कंपनी हों। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा को एक हफ्ते से भी ज्यादा का समय जो है वो हो गया है, लेकिन अब भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इन दंगों में शामिल अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति की कुर्की कर ली गई है। दरअसल आपको बताते चले कि बनभूलपुरा दंगे में भगौड़े
अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोहित के बनभूलपुरा स्थित घर की कुर्की भी की जा रही है और इस मौके पर हल्द्वानी के एसपी हरबंस सिंह और लालकुआ के सीओ संगीता और साथ ही हल्द्वानी के तहसीलदार सचिन और अन्य की टीमें मौजूद है। 8 फरवरी को हुई हिंसा के दौरान गोली लगने से घायल एक और शख्स की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक का नाम मोहम्मद इसरार था और जिसका सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसरार के अलावा इस हिंसा में 5 और लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं पुलिस ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने गंगा नदी में तटबंध निर्माण की आड़ में अवैध खनन कर रहे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन को सीज कर दिया है। रायवाला थाना क्षेत्र में इन दिनों गंगा नदी किनारे सिंचाई विभाग बाढ़ सुरक्षा कार्य के अंतर्गत तटबंध निर्माण कार्य कर रहा है, जिसे ठेकेदार निर्माण की आड़ में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र में घुसकर अवैध खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने भी कई बार मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्वक को लेकर भी हंगामा किया है। आपको बताते चले कि अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगातार अवैध उत्खनन जो है वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली और एक जेसीबी को भी सीज किया गया है। निर्माण की आड़ में अवैध खनन का कार्य किया जा रहा था। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की और ट्रैक्टर ट्रॉली समेत एक जेसीबी को भी सीज किया गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें रायवाला की हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उपनल कर्मी और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आपको बताते चले कि इसके तहत उन्होंने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास पर घेराव करने का भी फैसला किया था। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास को घेरने जा रहे उपनल कर्मियों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बीच में ही रोक दिया, जिसके नाराज उपनल कर्मचारियों ने, आपको बता दें कि पुलिस बल के बीच में धक्का मुक्की भी हुई और उपनल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने भी कहा कि हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारी SLP वापस ली जाए और साथ ही हम जिन पदों पर लगे हैं उन्हें अधिसंख्या जो है वो घोषित की जाए।
आकस्मिक मृत्यु होने पर भी नौकरी और मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती तो हम 25,000 कर्मचारी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सभी कर्मचारियों से मेरा निवेदन है, देखो हमारी प्रमुख मांग है 2018 में हम माननीय हाई कोर्ट से जीत के आए हैं। सरकार हमारे खिलाफ एसएलपी लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसको लागू कीजिए और एसएलपी वापस लीजिए। आज आप एक हेयरिंग पे एक अपने एडवोकेट को 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं। वो 25 लाख वहां न दे करके जो हमारे विभागों में जो लड़के काम कर रहे हैं उनकी सैलरी दे। 11-11 महीने 12-12 महीने से हमारे लड़कों को सैलरी नहीं मिली। आप कई डिपार्टमेंट ऐसे उनका रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। मतलब सरकार शोषण में तुल गई है। पीछे भी रहेगी, जो कर्मचारी बाहर जाएगा उसको जाने नहीं देना है। सभी कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि सब बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में गृह सचिव शैलेश बगोली ने आपको बता दें कि पुलिस कल्याण, कानून व्यवस्था, ड्रग और साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर गहराई से मंथन किया है। इस दौरान आईटीडीए कमांड और साथ ही कंट्रोल रूम से शहर के ट्रैफिक और पुलिसिंग का एनालिसिस करने का निर्णय लिया गया। और गृह सचिव शैलेश बगोली ने भी पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ में पुलिस कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर पहले डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड शासन और पुलिस विभाग एक टीम के रूप में कार्य करने के लिए संकल्पित है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 18 फरवरी की शाम से 7 जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। 19 और 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश, जबकि हर्षिल और औली में आपको बता दें कि समेत 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है और साथ ही इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने भी बताया कि आज शनिवार को मौसम शुष्क रहेगा, जबकि रविवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। 19 और 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के भी आसार हैं और इन 2 दिन में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कुछ इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। साथ ही 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाके बर्फबारी भी होगी। आपको बताते चले कि 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली
चमकने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दरअसल आपको बताते चले कि मौसम लगातार करवट ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। उसमें से पिथौरागढ़, चमोली जैसे कई इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चले कि आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। जो पीक होगा एक्टिविटी का तो वो 19 तारीख आप शाम रात से कह सकते हैं, और जो 20 की शाम रात तक ये रहेगा। तो पीक एक्टिविटी इस दौरान है, लेकिन फिर उसके बाद 21-22 में भी हल्की से मध्यम बारिश वगैरह वो सब रहेगी। तो अगर मैं डे टू डे बात करूं तो 18 तारीख से जो है आप देखेंगे जो क्लाउडिंग है उत्तराखंड में आ जाएगी, और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो इनमें उस दिन भी हल्की से मध्यम तक जो बारिश है, बर्फबारी है, वो आपकी जो है जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये जो है 18 तारीख से रात से मिलने शुरू हो जाएगी, शाम से मिलने शुरू हो जाएगी। हालांकि ये कहूंगा कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब कुछ जगहों तक ही रहेगा उनमें। और बर्फबारी की जहां तक बात है तो वो आप कह सकते हैं कि 3000 मीटर या 3200 मीटर के ऊपर ही वो करीब करीब उस दिन रहेगी। लोकतंत्र में जब सरकार जनता की मांगों को पूरा नहीं करती है तो जनता अपनी मांगों को मनवाने के लिए या तो सड़कों पर उतरकर सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करती है या फिर चुनावों में मतदान बहिष्कार करने का उनके पास एक मात्र सहारा रह जाता है। लोकसभा चुनाव जैसे से नजदीक आ रहे वैसे पहाड़ों में इन दिनों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा। अब सड़क की मांग को लेकर पारतोली गांव के लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भी भेजा और कहा कि सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को 2 किलोमीटर पैदल नापना पड़ रहा है, जिससे पूरे गांव वाले आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए विवश हो गए हैं। सड़क न होने से हमारे लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ तक कि जो आधी सड़क बनी है उससे हमारे जो पैदल मार्ग थे वो भी ध्वस्त हो चुके हैं, जिससे हम लोगों को आने जाने में विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसके लिए हमारी जो भी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि जो रोड जा रही है वो ऊपर होते हुए उमासैन के लिए जो जा रही है उसी से 2 किलोमीटर हमारे लिए सड़क की सुविधा दी जाए, ताकि हम लोगों के जो पैदल मार्ग हैं वो तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुके हैं और हम लोगों के लिए आने जाने की बहुत बड़ी विकट समस्याएं हो रही हैं। सर, हमारी मांग ये है कि हम 15-20 सालों से शासन को कई बार अवगत कराया है। हमारे यहाँ जितने भी वृद्ध लोग हैं और यह महिलाएं, प्रसव वाली महिलाएं हैं, हमको कंडी और डंडी के मुताबिक 2 किलोमीटर पैदल लाना पड़ा है, जिससे हमारे यहाँ के लोग दुविधा में फंसे हैं। कभी जीव जंतु से भी खतरा है। पहाड़ी इलाके में जब बरसात होती है तो पत्थर गिरने का भय बना रहता है। इसलिए हमने शासन को कई बार इंफॉर्मेशन और लेटर के मुताबिक अवगत कराया कि हमारे को रोड की आवश्यकता है और यहाँ पर हमारे अधिक से अधिक वृद्ध जो विधवा औरतें हैं वो भूतपूर्व सैनिकों की है और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक काफी तौर पर लोग रहते हैं। तो उन लोगों का यही मानना है कि हम सरकार से कई बार भरोसा कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमको लॉलीपॉप दिखाती जा रही है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करें? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो लोकसभा का जो भी अभी चुनाव हो रहा है हमारा पूरा गांव इसका बहिष्कार करेगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर देहरादून से है, जहां पर 21 करोड़ का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले आरोपियों को एसटीएफ उत्तराखंड ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को कर्नाटक और केरल से गिरफ्तार किया गया था, जबकि तीसरे आरोपी की आपको बता दें कि महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। और इसके संबंध में बताते हुए एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने भी कहा कि इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा डबल करने का झांसा देकर ये आरोपी लोगों को बेवकूफ बनाते थे और इस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले वर्ष एक शिकायत हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। और ये जो धोखाधड़ी थी, ये किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाने कर और उसमें अच्छा रिटर्न देने के नाम पर की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर लिखकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। पूर्व में 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक की गिरफ्तारी केरला से हुई थी और एक की कर्नाटका से हुई थी। उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे द्वारा एक और मुख्य अभियुक्त को महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जब गिरफ्तारी के बाद में इसकी जो रिकवरी की गई है फोन्स की और बैंक अकाउंट्स की, उसके आधार पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3200 से अधिक कंप्लेंट्स इस व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 21 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। तो ये काफी बड़ी सफलता हमारी साइबर की टीम को हासिल। अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में हिमालयी लोक संस्कृति पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के संयोजक और इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर बीडीएस नेगी ने भी कहा कि सेमिनार के लिए देश विदेश से लगभग 200 से अधिक शोध पत्रों के सारांश भी मिल चुके हैं, जिसमें जर्मनी, पुर्तगाल, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश आदि देश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह रावल भी हिमालयी लोक संस्कृति का पर जो अपना व्याख्यान है वो देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोक संस्कृति विलुप्त हो रही है। लोक संस्कृति पर शोध को बचाने और जागृत करने के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि सेमिनार से मिलने वाले सुझाव लोक संस्कृति के संरक्षण में अपना योगदान जरूर दें। अभी आपसे चर्चा हो रही थी, हिमालयी जो लोक संस्कृति है उसके विभिन्न आयाम हैं। यहाँ की कला है, स्थापत्य है, गीत है, संगीत है, ये बहुत सारे आयाम हैं। उन पर चर्चाएं होने की संभावनाएं पूरी हैं। और अभी तक हम इस अवसर पर जो एब्स्ट्रैक्ट लेते हैं लोगों से, पेपर से एडवांस में मंगाते हैं, लगभग हमारे पास 200 से ऊपर एब्स्ट्रैक्ट इत्यादि आ चुके हैं। 50 से ऊपर रिसर्च पेपर पूरे आ चुके हैं और बहुत सारे करीब 200-250 लोगों की हमारी संभावना है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
और कुछ छटे हुए जो शोधार्थी हैं इस विषय से संबंधित जिनका बड़ा शोध है, उनमें एक श्रीलंका से 2-3 लोग हैं और यूएसए से 2-3 लोग हैं, कनाडा से 2 लोग हैं और आपका ऑस्ट्रिया से 1 लोग हैं, पुर्तगाल से 1 लोग हैं, नेपाल से करीब 1 दर्जन से अधिक की टीम है जिनके यहाँ पेपर्स आ चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट आ चुके हैं। उन लोगों की पूरी संभावना वो यहाँ रहेंगे भी। और दूसरा ये जो सेमिनार है ये हाइब्रिड मोड में है। यहाँ तो स्थानीय दृष्टि जो आप देखेंगे सेमिनार में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।